हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, कोशिका। सेल कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसको देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं सेल यानी कोशिका होता क्या है। ठीक है, तो सेल जो होता है, कोशिका हम कहते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी व संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी परिभाषा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक नात्मक व क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम देखेंगे कि कोशिका जो होती है, कोशिका की परिभाषा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की जो बाबू खोज है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जो था वो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज, किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज। ओक वृक्ष था, ओक वृक्ष के छाल में जो छाल था उसको लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर करके उनको देखा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका की खोज होने के बाद से, इसके बाद से जो होता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा। और उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है वो माइक्रोग्राफिया। और इसी पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? कोशिका कहा। ठीक है, और सबसे पहली बार इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक और साइंटिस्ट आते हैं, लीवेनहॉक। एक और वैज्ञानिक कौन आते हैं? लीवेनहॉक आते हैं, लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक आते हैं और ये क्या करते हैं? जीवित कोशिका की खोज करते हैं। कौन सी कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में। कब किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किया। और यह जो कोशिका देखा था वह तालाब के जीवाणुओं से देखा था। कैसे जीवाणु? तालाब के जीवाणु में देखा था। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज सन 1831 ईस्वी में किया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद से एक और वैज्ञानिक आते हैं जो कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत में क्या और है और किसने दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत 1838 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। जो स्लाइडेन था वो वनस्पति विज्ञान के वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और जो स्वान थे वो जंतु विज्ञान के शास्त्री थे। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें स्लाइडेन और स्वान ने इन्होंने दो बातें बताई कि पहला बात ये था कि सभी जीवों का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा बताया कि उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं जो होते हैं, कोशिका जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कोशिका शरीर की या जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती
है, ठीक है। और इसके बाद से एक और वैज्ञानिक आते हैं, और एक और वैज्ञानिक आने के बाद से आते हैं रुडोल्फ विर्चो। कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक आते हैं, और इन्होंने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 ईस्वी में इन्होंने एक तीसरा सिद्धांत जोड़ा। कौन सा सिद्धांत? तीसरा सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है कि सभी कोशिकाएं, यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं जो होती है पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से बनती है। इसका कहने का मतलब है कि सभी कोशिकाएं जो होती है पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से बनती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, तो ये जो हमारा हाथ दिख रहा है, इसकी जो ऊपरी परत है, यह क्या होगा? कभी न कभी हटेगा, और इसके स्थान पर जो कोशिकाएं होंगी वो निचली परत से बनेगी। इसी को उन्होंने, मतलब रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती है। इसके बाद से हम लोग कोशिका सिद्धांत ये 1838 में ये दो वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान और एक रुडोल्फ विर्चो ने दिया। रुडोल्फ विर्चो ने तीसरा सिद्धांत जोड़ा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। कोशिकाएं जो होती है संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है। संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय। जैसे में ले लेते हैं जंतु में जैसे मनुष्य हो गया, जैसे हम ही लोग ले लेते हैं अपने आप को, तो हम लोग का शरीर किससे मिलकर? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी कोशिकाओं का क्या होता है? एक समूह होता है, और उसी समूह से ही आगे क्या होता है? यानी जो कोशिकाएं होती है, कोशिका एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं? उत्तक बनाता है। यानी कोशिका समूह जो होता है, एक कोशिका मान लेते हैं ये रहा, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिल करके किसका निर्माण करेगा? उत्तक का निर्माण करेगा, ठीक है। और उत्तक से किसका निर्माण होगा? उत्तक तंत्र का निर्माण होगा। और उत्तक तंत्र से किसका निर्माण होगा? अंग का। और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या हो जाएगा? हम लोगों का शरीर का निर्माण होगा, ठीक है। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। तो इस प्रकार कुछ संरचनाएं होती है। तो जो हमारा शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है तो उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ लिए संख्या के आधार पर। अब हम देखेंगे वास्तविक केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि वास्तविक केंद्रक के आधार पर, वास्तविक केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, यानी वास्तविक केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे दो प्रकार के होते हैं केंद्रक के। वास्तविक केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है?
दूसरा हम लोग का होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों के बारे में हम लोग जाने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं होता है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। लिखेंगे यहाँ पे हम साफ साफ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक कला नहीं होती है, नहीं होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं केंद्रक कला को केंद्रक झिल्ली। क्या बोल सकते हैं? केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक जो होती है, इसमें केंद्रक कला नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। उदाहरण ले लेते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसी को इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं बैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, इसी को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, ये है एल्गी। ठीक है, एक हो सकता है माइकोप्लाज्मा भी, माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये हो सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक कला होता है कि नहीं होता है, इसमें क्या क्या होती है। जैसे एक बैक्टीरिया का ही हम सेल ले लेते हैं, और बैक्टीरिया का सेल लेने के बाद से यहाँ पर लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब हम एक ले लेते हैं जैसे सेल प्रोकैरियोटिक का, ये हम लोगों का हो गया। जो ये होता है इसको हम बोल सकते हैं सेल वाल। क्या बोल सकते हैं? सेल वाल, सेल वाल। इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका, इसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, और इसके ऊपर लगा होता है कोशिका भित्ति के ऊपर, इसको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। ऐसे ऐसे होता है, इसी को बोलते हैं छरनुमा संरचना होती है। ठीक है, और यहाँ से एक फ्लैजिलम निकलता है। क्या निकलता है? फ्लैजिलम। या मूव में, यानी गति करने में सहायता करता है। ठीक है, और इसके बाद से आती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, ये है ठीक, ये हो गया साइटोप्लाज्म हमारा, एक प्रकार का द्रव्य होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ये तो सेल वाल हुआ, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक डीएनए, इसमें देखेंगे तो चारों तरफ से कोई किसी भी प्रकार का कवर नहीं पाया जाता है, ये ऐसे ही फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कैसा फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, इसको हम बोल सकते हैं डीएनए डोंट हैव, यानी इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है,
नो हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसी को हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इसके पास कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब इसमें यहाँ पे पाया जाएगा राइबोसोम, इसको बोल सकते हैं राइबोसोम, ठीक, केंद्रक झिल्ली होता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही इसमें लवक है, ना ही अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। हम देखें इधर, अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली नहीं होता, जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगा तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनमें जो कोशिकांग होते हैं बाबू, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी बॉडी या गाल्जी तंत्र इसको बोल सकते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोल सकते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, आदि का ये सब अनुपस्थित होते हैं, ये सब नहीं यानी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसमें राइबोसोम जो होता है ये 70S प्रकार का होता है, राइबोसोम हमेशा 70S प्रकार का ही पाया जाएगा, 70S प्रकार का होता है, ठीक, 70S प्रकार की होती है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो, इसमें का जो कोशिका झिल्ली, किसमें का जी, ये प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली मतलब ये वाला जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह हैपोनोइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका जो झिल्ली होती है ये हैपिनोइड की बनी होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लें। इसको हम बोलते हैं पिलाई या पीली। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि डीएनए का ट्रांसफर तथा कोशिका की स्थिरता प्रदान करना। मतलब ये क्या करता है? ये डीएनए का ट्रांसफ़र कराता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए को कैसे ट्रांसफ़र, इसी के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। और कोशिका जो होती है ये कोशिका को क्या प्रदान करता है? स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता, एक स्थान पर बनाए रखने के लिए कोशिका के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म है, जितने भी ये राइबोसोम है, डीएनए है, इन सबको स्थिरता प्रदान करने का काम करता है कौन? पिलाई। ठीक है, मेंटेनेंस करने यानी स्टेबिलिक्स करने का काम करता है। अब एक होता है ये फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का क्या काम होता है, इसके बारे में देखते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में चलने, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसको चलने में मदद करती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या करने का काम करता है जी? चलने की काम करता है, यानी मूवमेंट, कोशिका को गतिमान बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य में ही एक प्रकार का द्रव होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। जो राइबोसोम होता है किस में काम करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें हमारा क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आपको सारी वीडियो मिलता रहेगा।